इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत और अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन में भीलवाड़ा जिले को पढ़ रहे थे। भीलवाड़ा जिले को अपन कवर करने की कोशिश कर रहे थे। भीलवाड़ा जिला दर्शन का आज तीसरा पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। इस वाले पार्ट में हम बिजोलिया शिलालेख, नानसा यूप स्तंभ लेख, बागोर सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, बांका सभ्यता, हुरडा सम्मेलन, तात्या टोपे, बिजोलिया किसान आंदोलन और सापरा प्रजामंडल, ये तथ्य इस क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये तथ्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन तथ्यों को देखना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया शिलालेख, तो बिजोलिया शिलालेख कौन से जिले में है तो बताएंगे बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और कौन सी ईस्वी का है तो 1170 ईस्वी का है। सन भी पूछते हैं बिजोलिया शिलालेख कौन सी ईस्वी का है तो 1170 ईस्वी का है। और बिजोलिया का प्राचीन नाम ध्यान रखना, बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है, बिजोलिया को किस नाम से जाना जाता था तो इसे विजयावली के नाम से जाना जाता था। विजयावली। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विजयावली। विजयावली के नाम से जानते थे। और बिजोलिया शिलालेख जो उत्कीर्ण करवाया था, उत्कीर्ण करवाने वाले थे जैन श्रावक लोलाक। जैन श्रावक लोलाक इसको स्थापित करवाया था। और इसके प्रशस्तिकार है गुणभद्र। गुणभद्र एक तो सन याद रखना। बिजोलिया शिलालेख कौन सी ईस्वी का है? 1170 ईस्वी का है। और इसके प्रशस्तिकार जो लिखने वाला था वो था गुणभद्र, और लिखवाने वाला जैन श्रावक लोलाक था। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस शिलालेख में शाकंभरी और अजमेर के चौहानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि बिजोलिया शिलालेख में कौन से वंश की जानकारी प्राप्त होती है तो शाकंभरी या अजमेर के चौहानों की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। इस शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की जो संस्थापक चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। ये जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। वासुदेव चौहान ने अहिच्छत्रपुर नागौर को राजधानी बनाई थी। ये बात भी बिजोलिया शिलालेख में लिखी हुई है। और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है। यह भी बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। साथ ही इसमें यह भी बताता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। ये जानकारी भी बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। इसी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर दशरथ शर्मा जी भी चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताता है। तो चौहानों की जो उत्पत्ति है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। ये जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में। इसी के साथ ही बिजोलिया शिलालेख में जो वर्तमान नगर है उनका प्राचीन नाम भी मिलता है। जैसे जालोर का जाबालीपुर नाम मिलता है। सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी मिलता है। दिल्ली का जो प्राचीन नाम दिल्ली का है। बीनमाल का श्रीमाल और ऊपरमाल का
उत्तमाद्री नाम मिलता है, उत्तमाद्री नाम मिलता है। तो ये देखा अपन ने बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। चौहान वंश की जानकारी मिलती है और वर्तमान नगरों के प्राचीन नाम की जानकारी भी बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। अगला शिलालेख है नांदसा यूप स्तंभ लेख। नांदसा यूप स्तंभ लेख 225 ईस्वी का है। कौन से जिले में है, बस इतना ध्यान रख लेना। नांदसा यूप स्तंभ लेख भिलवाड़ा जिले में है, नांदसा गांव में है और इसकी रचना सोम के द्वारा की गई है। इस शिलालेख में शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठीराज यज्ञ संपादित किया इसका उल्लेख मिलता है। नांदसा यूप स्तंभ लेख भिलवाड़ा में है, इतना ध्यान रख लेना। तो भिलवाड़ा जिले से दो शिलालेख से अपने को जानकारी मिलती। दो शिलालेख देखा है, बिजोलिया शिलालेख और नांदसा यूप स्तंभ लेख। आगे बात करते हैं सभ्यताओं से। सभ्यता जिसमें अपन देखेंगे बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई है, तो भिलवाड़ा जिले में है और स्थित है। ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई है। इस बागोर सभ्यता की खोज की है 1967-68 में वीएन मिश्रा यानी वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने बागोर सभ्यता का उत्खनन किया है और खोज की थी। इस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है, बागोर सभ्यता को कहते हैं और महासत्यों का टीला भी कहते हैं। ये एक पाषाण युगीन सभ्यता है, पाषाण युगीन सभ्यता जिसमें पत्थर के औजार मिले हैं, इसलिए इनको आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। बागोर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में कृषि के और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, बागोर सभ्यता से मिले हैं। यहाँ के निवासी खेती करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन और आखेट करते थे। तो इम्पोर्टेंट है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भिलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पाषाण युगीन सभ्यता है। उत्खनन और खोज 1967-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्रा। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, महासत्यों का टीला कहते हैं बागोर सभ्यता को। चले आगे बात करते हैं औजियाना सभ्यता। औजियाना सभ्यता कहाँ है, तो भिलवाड़ा जिले में है और यहाँ पूरा सामग्री में वृषभ और गाय की मृणमय मूर्ति मिली है। मृणमय मूर्ति मिली है औजियाना सभ्यता से। बांका सभ्यता इस पुरातात्विक स्थल से राजस्थान में सबसे पहले अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। राजस्थान में सबसे पहले अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बताएंगे बांका। बांका भिलवाड़ा से प्राप्त हुई है। तो कौन कौन सी सभ्यता देखी है, बागोर सभ्यता, औजियाना सभ्यता और बांका सभ्यता। हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन यह भी कई एग्जामों में टारगेट रहता है। हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन ये होता 17 जुलाई 1707 को, 17 जुलाई 1734 को भिलवाड़ा के हुरडा में एक सम्मेलन हुआ है। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ है, हुरडा सम्मेलन, जिसके आयोजक थे जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय, जिसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसकी जो प्लानिंग है, वो जो योजना है, वो तो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी, लेकिन ये सम्मेलन होने से पहले उनकी डेथ हो जाने पर महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो चले देखते हैं हुरडा सम्मेलन। राजस्थान में हुरडा सम्मेलन महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 17 जुलाई 1734 में आयोजित करवाया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी और इसके आयोजक हुए थे सवाई जय सिंह द्वितीय, आमेर के सवाई
जय सिंह द्वितीय और महाराणा जगत सिंह द्वितीय दोनों मिलकर के हुरडा सम्मेलन आयोजित करवा रहे हैं। कब हुआ है? 17 जुलाई 1734। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है। मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने तथा राजपुताना पर मराठों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह के सद प्रयासों से राजपुताना के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ है। हुरडा सम्मेलन में मराठों के कारण उत्पन्न स्थिति पर सभी शासकों द्वारा विचार विमर्श करना और सामूहिक रूप से सर्वसम्मत निर्णय लेना इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि अब जो भी निर्णय वगैरह होगा, कोई भी राजपूतों में समस्या आ रही है तो सभी बैठ करके इस पर अपन समस्या पर विचार विमर्श करके समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ना तो मराठों को आप बुलाएंगे, ना मराठों का साथ लेंगे, ना देंगे। ऐसी योजना थी जिसमें कई सारे राजपूत शासकों ने भाग लिया है, जिनका इम्पोर्टेंट नाम देके तो नागौर से आए थे भक्त सिंह। नागौर से इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे भक्त सिंह। किशनगढ़ से भाग लेने के लिए आए थे राय सिंह। किशनगढ़ के राय सिंह ने भाग लिया था। करौली के गोपाल पाल ने भाग लिया था। करौली से गोपाल पाल भाग लेने आए थे और बीकानेर से जोरावर सिंह आए थे। बीकानेर से जोरावर सिंह ने इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया और बूंदी से दलेल सिंह आए थे। जोधपुर से अभय सिंह आए। जोधपुर से अभय सिंह इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने आए थे। कोटा से दुर्जन साल हाड़ा, ये इम्पोर्टेंट शासक इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। जयपुर से पूछ ले तो जयपुर से तो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह है द्वितीय। और मेवाड़ से कौन आए थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इस प्रकार से ये शासक इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन आपसी मनमुटाव की वजह से यह हुरडा सम्मेलन असफल रहता है। सभी शासक ये चाहते थे कि मैं अपने आप को स्वतंत्र रखूं, किसी के अधीन नहीं रहूं। इस वजह से यह हुरडा सम्मेलन असफल हुआ है। तो ये नाम भी याद रखना है। अभी एग्जाम हुआ था अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, जिसमें इन शासकों का नाम पूछा था, किस किस शासक ने भाग लिया था। उससे पहले भी 2-3 बार पूछ चुका है, तो आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति में तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर में विद्रोह के नेता थे। ग्वालियर में विद्रोह के ये नेता थे तात्या टोपे। तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आए थे। 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आए और भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर कुराड़ा नामक स्थान पर कुराड़ा एक युद्ध हुआ था। कुराड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट के बीच में कुराड़ा का युद्ध हुआ 9 अगस्त 1857 को, जिसमें जनरल रॉबर्ट विजय रहता है। तात्या टोपे यहाँ से झालावाड़ चले जाते हैं और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित किया। झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था तात्या टोपे ने। तो तात्या टोपे ने सबसे पहले कौन सी रियासत या किस राजा को पराजित किया? तो पृथ्वी सिंह को पराजित किया था। तात्या टोपे दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा रियासत में पहुंचे और बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। पहले तो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को पराजित किया, दूसरी बार आते हैं 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा में
और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। नरवर के शासक मान सिंह नरूका द्वारा विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 18 अप्रैल 1859 में शिप्रा नदी के पास में तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। तो तात्या टोपे सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर आए हैं? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कुराड़ा नामक स्थान पर आए थे। कुराड़ा का युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे और अंग्रेज जनरल रॉबर्ट के बीच में। फिर तात्या टोपे यहाँ से भाग करके झालावाड़ चले गए और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को पराजित किया। तात्या टोपे दूसरी बार बांसवाड़ा में आए हैं, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। लेकिन यहाँ पर नरवर के शासक मान सिंह नरूका उनके साथी विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। फिर बात करते हैं किसान आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट है किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ये 1897 से लेकर के 1941 तक चलता है। 44 वर्षों तक चलने वाला देश का सबसे लंबा किसान आंदोलन जो है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना बिजोलिया था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक माने जाते हैं अशोक परमार को। बिजोलिया ठिकाना का संस्थापक अशोक परमार था, जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का भरपूर सहयोग किया था। अशोक परमार जी ये मूलतः जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। इन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का भरपूर सहयोग किया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। इस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का भरपूर सहयोग किया था। तो इससे खुश होकर के सांगा ने बिजोलिया क्षेत्र अशोक परमार को दे दिया था। अशोक परमार मूलतः जगनेर भरतपुर का निवासी था। फिर अशोक परमार के बाद में वंशज 1894 में कृष्ण सिंह एक नया जागीरदार बना। 1894 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1894 में एक नया जागीरदार कृष्ण सिंह जागीरदार बना। ये 84 प्रकार की लाग बाग लगाई। किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी और किसान अपनी मेहनत की कमाई से भी वंचित रह जाते थे। इतनी लाग बाग हो जाती थी कि जितनी इनकी उपज नहीं होती थी उससे ज्यादा लाग बाग बन जाती थी। तो अब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत कब हुई थी? 1897 में भीलवाड़ा जिले के गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिताजी का मौसर था, जिसमें हजारों धाकड़ जाति के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति के लोग सर्वाधिक थे? तो बताएंगे धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक थे। किसानों की ओर से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजकर ठिकानेदार के जुल्मों के विरुद्ध महाराणा से शिकायत करने का निर्णय लिया गया। तो इस यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए और चर्चा की है कि अपने जागीरदार की शिकायत महाराणा फतेह सिंह को करेंगे। इस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे। तो शिकायत अपन महाराणा फतेह सिंह को करेंगे ताकि कोई न कोई निर्णय निकालेंगे महाराणा। तो महाराणा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाने पर ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह के हौसले और बढ़ जाते हैं और नानजी पटेल ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निष्कासित कर दिया है। तो नानजी पटेल, पूरा नाम इनका नारायणजी पटेल है। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। नाम याद रखना, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। 1903 में कृष्ण सिंह एक नई लगान और लगा दी है, चौवरी कर। चौवरी कर कब लगाई गई? 1903 में लगाई है कृष्ण सिंह ने, जिसपे 5 रुपए टैक्स देना था कन्याओं के विवाह पे। किसान की लड़की की जब शादी हो रही है तो चौवरी बनाई जा रही है। तो इस चौवरी
बनाने के 5 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसानों ने फिर जागीरदार भूमि से खेती करना छोड़ दिया। पहले काफी रिक्वेस्ट की है कि इस चौरी कर को माफ कर दो, बट नहीं किया है। तो किसानों ने जो जागीरदारी भूमि पर जो खेती करते थे वो खेती करना छोड़ दिया। तो 1905 में ठाकुर कृष्ण सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता होता है जिसमें लगान कुल उपज का 2/5 भाग निश्चित कर दी है। ये बिजोलिया के किसानों की पहली सफलता मानी जाती है कि यहाँ पर जो उपज लगान है उपज का 2/5 भाग निश्चित कर दी गई है। 1906 में राव पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। इन्होंने तलवार बंदई कर लगा दी। अब पहले कृष्ण सिंह था, 1906 में कृष्ण सिंह मर गया, उसकी जगह पर नया जागीरदार बन गया पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह जागीरदार बनते ही तलवार बंदई या उत्तराधिकारी शुल्क लागू कर दी है। ये राज्याभिषेक करता नया राजा के तलवार बंदी, नया जागीरदार के तलवार बंदी है, उसकी लगान बढ़नी है। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इस लगान का विरोध किया था। साधु सीताराम दास का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। साथ में आप ये भी याद रखना, साधु सीताराम दास के साथ में थे फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव भी इनके साथ थे। ब्रह्मदेव साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। फिर 1914 में एक नया जागीरदार बन गया केसरी सिंह। केसरी सिंह बिजोलिया के नए जागीरदार बन गए और साधु सीताराम दास रामनारायण चौधरी के आग्रह पर विजय सिंह पथिक जी का 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश हो रहा है। तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में कब भाग लिया है? 1916 में। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बारिसल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1917 में विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। किसान पंचायत बोर्ड भी कहते हैं और मुन्ना पटेल को इसका सरपंच बना दिया जाता है ऊपरमाल पंच बोर्ड। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा है। एक समाचार पत्र था प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र ये कानपुर यूपी से प्रकाशित होता था। इस कानपुर यूपी से जो प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा था इसमें बिजोलिया की खबरें छापी थी। तो प्रश्न आ जाए कि बिजोलिया की खबरें छापने वाला समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र बिजोलिया को पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया? तो प्रताप। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। प्रताप समाचार पत्र के संपादक विजय सिंह पथिक के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रताप समाचार पत्र में छापकर किसान आंदोलन को देश में चर्चा का विषय बना दिया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी से आग्रह किया कि आप बिजोलिया के किसानों पर जो जुल्म किया जा रहा है वो खबरें छापो। तो उन्होंने छापी और पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। बिजोलिया की मांगों के औचित्य जांच के लिए 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? बिजोलिया। बिंदुलाल भट्टाचार्य पूछते हैं कब किया गया? 1919 में। और गांधी जी जैसे बड़े नेता भी इससे जुड़ जाते हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कुछ जो लगाने हैं ज्यादा बताई गई है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजपुताने का एजीजी जनरल रॉबर्ट स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया गए और हॉलैंड के प्रयासों से 11 जून 1922 को सम्मानजनक एक समझौता हो रहा है जिसमें 84 में से 32 कर समाप्त करने का आश्वासन दिया। भाई जो 84 टैक्स लगाया जा रहा है उसमें से 32 टैक्स आपको समाप्त कर देंगे। ये एजीजी ये आश्वासन दे रहा है लेकिन इनके क्रियान्वयन नहीं हो सका, वो समाप्त नहीं हो सका, जिस वजह से आंदोलन वापस शुरू हो जाता है और बिजोलिया किसानों के
बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण 1927 को पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो गए हैं। बाद में जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय के हाथ में आ गया है और लास्ट में माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1941 में मेवाड़ में प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य ने राजस्व विभाग के मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगे मानकर उनकी जमीनें वापस दे दी गई है। इस प्रकार से 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है और 44 वर्षों तक चलने वाला देश का सबसे लंबा और एक पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, इसी के साथ में ध्यान रख लेना, मुंशी प्रेमचंद ने बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक उपन्यास लिखा गया। इसी किसान आंदोलन पर एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है रंगभूमि उपन्यास इसी किसान आंदोलन पर आधारित है। तो ये देखा अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जितने भी एग्जाम करवा रहे हैं उनमें किसान आंदोलन का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको ये बिजोलिया किसान आंदोलन अच्छी तरह से पढ़ करके जाना है। चल प्रजामंडल की बात करें तो प्रजामंडल में देखेंगे अपन सापरा प्रजामंडल 1938 में रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा सापरा प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो सापरा प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है? 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई है, जिसके संस्थापक है माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है और सापरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास है, याद रह जाएगा। राजस्थान में सापरा रियासत एकमात्र रियासत थी जो स्वतंत्रता से पहले यहाँ के शासक सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। ठीक है, जो प्रजामंडल का जो उद्देश्य था वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यही प्रजामंडल का उद्देश्य था। और सापरा का जो शासक था सुदर्शन देव ने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। तो प्रश्न आ जाए, राजपूताना में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ की गई है? तो बताना सापरा में। और कब की गई है? 14 अगस्त 1947 को। और यहाँ का शासक उस समय कौन था? तो सुदर्शन देव। तो ये देखा अपन ने इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू।